नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 186 आयुष चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। कोयला तस्करी में शामिल देवघर जिले के 3 थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने निलंबित कर दिया है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है और मौसम विभाग ने झारखंड में कल से 25 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के 186 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगा ऐप भी लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह और आयुष के नोडल अधिकारी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। देवघर जिले में कोयले की तस्करी में शामिल 3 थाना प्रभारी को एसपी सुभाष चंद्र जाट ने निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए थाना प्रभारी में चित्रा थाना प्रभारी चंदन पांडे, बुढ़ई थाना प्रभारी जिशान अख्तर और देवीपुर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह शामिल हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। पुलिस कोयला की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। उन्हें सूचना मिली थी कि जिले में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। इस अवैध कोयले को बाइक एवं साइकिल से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। देवघर के चित्रा एवं गिरिडीह जिले से चोरी किए जा रहे अवैध कोयला एवं भंडारण सीमावर्ती बिहार के जमुई जिले के इलाके में होता है। यह इलाका जंगल के बीच में है और यह देवघर जिला की सीमा से सटा हुआ है। इस जगह से यह कोयला बिहार एवं यूपी के विभिन्न जिले के संचालित ईटा भट्टा, लाइन होटल, अन्य जगहों पर ले जाया जाता है। इसकी सूचना एसपी सुभाष कुमार जाट को मिली थी। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और डीएसपी से जांच कराई और पाया कि यह मामला सही है। इसलिए उन्होंने थाना प्रभारी चित्रा चंदन पांडे, बुढ़ई थाना प्रभारी जिशान अख्तर एवं देवीपुर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह को रविवार को निलंबित कर दिया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों से देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनता तक अपनी पहुंच बना रखी है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको 25 जुलाई 1987 से अब तक देश के राष्ट्रपति रहे विभूतियों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 तक पद पर रहे। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1997 तक पद पर रहे। डॉक्टर के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2007 तक पद पर रहे। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक पद पर रहीं। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 तक पद पर रहे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ आप सुन सकते हैं ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसे सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ
स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेनदेन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा है कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की संभावना व्यक्त की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। कल 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 102 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 98 लाख से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि पात्र श्रेणी के लोगों को 13 करोड़ 79 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। राज्य में कोरोना के 365 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 100 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 10 नए मरीज रांची से मिले हैं, जबकि 26 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 4,41,674 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,25,22,045 सैंपलों की जांच की गई है। गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र आदिम जनजाति समूह और मानव तस्करी से छुड़ाई गई बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र आदिम जनजाति समूह और मानव तस्करी से छुड़ाई गई बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह नामांकन प्रक्रिया आगामी 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन के संबंध में जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि बालिकाओं का चयन एवं नामांकन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह आवश्यक है कि समाज की जरूरतमंद बालिकाओं का ही चयन इस विद्यालय में हो। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावकारी होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। खूंटी जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार मेहमान बनकर आए एक व्यक्ति ने कुदाल से वार कर इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पाकुड़ जिले में आवश्यकता से काफी कम वर्षा होने से धान की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को जिला प्रशासन वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। उपायुक्त वरुण रंजन ने महेशपुर प्रखंड के दर्जन भर गांव के किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से झारखंड आकस्मिक फसल योजना से लाभान्वित होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। किसानों को अनुदानित दर पर सरसों का बीज उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना से इच्छुक किसानों को लाभान्वित कराने का निर्देश भी कृषि पदाधिकारी ने दिया। पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क पर कोयला ढुलाई में शामिल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लिट्टीपाड़ा चौक पर जाम चक्का प्रदर्शन किया। सड़क जाम किए जाने की वजह से घंटों पाकुड़ से गोड्डा, साहेबगंज और दुमका आने जाने वाले सैकड़ों वाहनों का आवागमन बाधित रहा। इस वजह से यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कोयला ढुलाई में शामिल खाली गाड़ियों का परिचालन मुख्य मार्ग पर बंद करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। पाकुड़ में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने हिरणपुर और पाकुड़ प्रखंड के कई चेकनाका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हिरणपुर प्रखंड के हाथीगढ़ा और पाकुड़ माल पहाड़िया बाईपास सड़क पर 5 पत्थर और डस्ट से लदे वाहनों को अवैध परिवहन के आरोप में जब्त किया गया। सभी जब्त वाहनों के मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरिडीह जिले में सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 10 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वाहार तालाब और लोहापीती के करीब छापेमारी की गई। इस दौरान दर्जन भर कोयला लोड बाइक और बैलगाड़ी को जब्त किया गया। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सर्वेयन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है, जो शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का निर्गमन मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गमन मूल्य में 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। यह भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में दिख रहा है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 23 से 25 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसको देखते हुए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि निम्न दबाव का क्षेत्र जो झारखंड के ऊपर केंद्रित था, वह अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट कर गया है। लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्कता और सावधान रहें। साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की है। इसके अलावा पेड़ के नीचे नहीं रहने और बिजली के खंभों से दूरी बनाने की अपील की है। किसानों से अपील की गई है कि किसान अपने खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 186 आयुष चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। कोयला तस्करी में शामिल देवघर जिले के 3 थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने निलंबित कर दिया है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। और मौसम विभाग ने झारखंड में कल से 25 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।